हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। तो जिन बच्चों का भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम है, आप लोगों को पता है आपका एक पार्ट जो डिस्क्रिप्टिव का है उसके अंदर ट्रांसलेशन भी आने वाला है, जिसमें आप लोगों को वो हिंदी में एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको आपको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। बट प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों के साथ, स्पेशली उन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, या हो सकता है जहां से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे उनको मतलब नंबर अच्छे नहीं बन पा रहे, सिंपल सी बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से ये वीडियो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँ ताकि आप लोगों को इस वीडियो के बाद कम से कम इतना हो जाए कि हम लोग प्रेसी में अच्छे नंबर मिल सॉरी हमारा जो ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें अच्छे नंबर मिल जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद आप लोग बिल्कुल 100% लिख पाओगे, बट मैं इतना बताती हूँ कि 70 से 80% पैराग्राफ आपको समझ आ जाएगा कि क्या टेंस यूज हो रहा है, क्या वर्ब है, सब कुछ समझ आ जाएगा। ऑल्दो ये वीडियो लंबी होने वाली, बिकॉज देखो ट्रांसलेट करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता, लाइक लेटर लाइक एसे प्रेसी, इसमें जो है सो है, मैं आपको बताती हूँ। बट मैंने पीपीटी ऐसे बनाया है कि आपको, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के भी हो, इंग्लिश मीडियम के भी हो, या कुछ नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ आप लोग करके आओगे, ठीक है। और तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और मैं इसमें ये भी बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करना है जब हमें ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक प्रीवियस ईयर का आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर है, दहेज प्रथा पे आया था आप लोगों का, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आफ्टर क्लास जब मैं आपको लेक्चर बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी पीपीटी में, उसके बाद हम इसी को ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने रूल्स सिखाए हैं या जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, आफ्टर दैट आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो कि नहीं। और मैं उम्मीद इतना करती हूँ कि अगर आप इतने बड़े पैसेज को या पैराग्राफ जो आप लोगों को मिलेगा उसको अगर आप आधा भी करके आओगे तो आपको एक डिसेंट स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास आज का। सबसे पहली बात, आपको मैं पहले ही बता दी, क्लास लंबी हो सकती है, हो सकता है छोटी भी रहे, बट आपको तसल्ली से ये वीडियो देखनी है, फालतू के कमेंट्स मत करना। मैं पहले ही बता दूं, अगर आप लोग एक्सपर्ट है ट्रांसलेट करने में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, किसी भी चीज को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सब्जेक्ट, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ आया। अब जब मैम ये सारी चीजें हमने देखी, ये 5 ही चीज होती हैं जो कि सेंटेंस को बनाता है। सेंटेंस को बनाने में 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर इंफॉर्मेशन। जो फालतू की चीजें होती है उसको हम अदर इंफॉर्मेशन में डालते हैं। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि अगर हम कोई चीज बोलते हैं जिसमें नहीं, नॉट, नेगेटिव, ये सब कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, एक सिंपल सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं जैसे मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं किया, मैंने ये किया, मैं वो जाऊंगा, इस तरह से मैं करूंगा, इस तरह के सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन आप लोगों का आता है। क्लियर है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज मैम, सब्जेक्ट किसको बोलती हो आप? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कौन काम कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन, काम कर कौन रहा है। क्लू समझो, क्लू क्या है? हिंदी में जो क्लू होता है वो ये होता है कि जो काम करने वाला होता है, जो परफॉर्म करता है एक्शन, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इंग्लिश में आपका एक रूल है, क्लू है, वो क्लू क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा इंग्लिश में फर्स्ट में आता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है जो काम कर रहा है वो, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसको हम सेंटेंस में सबसे आगे रखेंगे, तो वो हमारा क्लू है कि भाई सब्जेक्ट हमारा आएगा सेंटेंस में पहले। अगला, क्रिया, वर्ब किसको बोल रहे हो आप? सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब बोला है, वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप किसको बोलते हो? काम क्या करता है, वो इंसान काम क्या करता है। जैसे मैं तो सब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ मेरा काम हो गया, ठीक है। हिंदी में क्लू क्या है कि जो हिंदी में ज्यादातर देखोगे कि एंड में आएगा आपका वर्ब। जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये हिंदी में होता है। ये मैं अब आपको बोलोगे कि मैम ये वर्ब सब्जेक्ट ढूंढना क्यों सिखा रहे हो? ये जब छोटे सेंटेंस में तो हम ढूंढ लेते हैं, बड़े सेंटेंस में दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो ये अब हमें हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी वाले को इंग्लिश में, तो हमें समझ आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि सब्जेक्ट आगे आ जाता है और जो हमारा वर्ब है वो पीछे चला जाता है। तो आपको ये ढूंढने में आसानी हो जाएगी जब आप ट्रांसलेट करोगे कि वर्ब कहाँ है, ठीक है। छोटे सेंटेंस में तो मिल जाता है, बड़े वाले सेंटेंस में दिक्कत होता है। तो आप बोलोगे मैम आपने बताया था हिंदी में सब्जेक्ट यहाँ, हिंदी में वर्ब यहाँ। अब हमारा समझ आ गया, लेकिन इंग्लिश में कहाँ? तो इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसकी हिंदी क्या, इंग्लिश क्या बनेगी, आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, क्लियर है। तो ये हो गया इंग्लिश में। आपने बोला मैम कि इंग्लिश में सब्जेक्ट आगे आता है, उसके बाद आपने बोला कि हेल्पिंग वर्ब हम उसके बाद लेते हैं जो सब्जेक्ट के पास में आता, सब्जेक्ट के पास आ गया ना, सब्जेक्ट के पास, ये एक तरीके से क्लू है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में ये अंतर होता है। अगला, अब अगर आप में से कोई बच्चा टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है, जहां पे ये सारी पीडीएफ्स दे देती हूँ मैं, दे दूंगी मैं। बायोलॉजी की एक पीडीएफ डली हुई है, देख लेना, वन शॉट रिवीजन है, 300 से प्लस स्लाइड है इसमें, ज्योग्राफी की भी है 300 से प्लस स्लाइड है, आपकी हिस्ट्री की है, इसकी एसे, लेटर राइटिंग, प्रेसी, इन सब का शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता रखा है कि किस तरह से यूनिवर्सल लाइन आप लोग लिख के, जब आप लोग ऐसे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम आए तो वो यूनिवर्सल लाइन का इस्तेमाल करके अपने पैसेज, सॉरी ऐसे का जो लेंथ है बढ़ा सकते हो। तो ये सारी पीडीएफ्स आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। कहाँ पे, तो इंग्लिश बाय निक्की 07 के नाम से मेरा टेलीग्राम है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आप पिन मैसेज देखना, ये जो पिन मैसेज होता है ना, यहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं कि मैम सब्जेक्ट बता दिए, वर्ब बता दिए, कहाँ क्या होता है ये भी बता दिया, अब बता दो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किससे किसको क्या, यानी कि काम हो क्या रहा है, जैसे कि को, से, के लिए, ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमारा कर्म होता है। जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। मैम ये आपने बताया था आई मेरा सब्जेक्ट, ये आपने बता दिया इंग्लिश में वर्ब, यानी कि क्या ये वर्ब के बाद मेन वर्ब ये है रीडिंग, हमारा ये है, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या है मेन वर्ब, ठीक है। अब आपने बोला था कि मैम मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या ये ए बुक हमारा, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली यही है, और यही हमारा कर्म कहलाता है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब आइडेंटिफाई द टेंस, सब्जेक्ट मिल गया आप लोगों को, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, सेंटेंस मेरा हिंदी में है तो हिंदी में से मैंने ढूंढ लिया कि मैम सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, मैंने ढूंढ लिया। अब मैंने देखा कि टेंस क्या है, अगला स्टेप क्या है, जो स्टेप्स है उसी को फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, टेंस को फॉलो करना है। टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कंटिन्यूस है, कौन सा है, काम हो क्या रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, रही हूँ प्रेजेंट में होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पहचानना कि भाई टेंस तो मैंने पहचान लिया कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में भी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में इज आर एम आएगा, वाज वर आएगा, विल सेल क्या आएगा। पांचवा स्टेप हो गया। छठा स्टेप, कंजंक्शन लगा हुआ है क्या, कंजंक्शन किसको बोलते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द, जैसे कि इंजन, आपने देखा होगा जब ट्रेन हमारी जो होती है उसमें जो एक कोच होता है, एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ने का जो काम करता है उसको हम समझ लो कि कंजंक्शन कह रहे हैं। तो इसी तरह से एक सेंटेंस को जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, दूसरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाला काम को हम कंजंक्शन कहते हैं। दो सेंटेंस को आप अकेले नहीं जोड़ सकते हो, दो अलग अलग कोच को आपको जोड़ने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, किससे जोड़ोगे, इस जिससे जोड़ोगे उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। समझ आया आप लोगों को। इस कैसे पता चलेगा मैम कंजंक्शन है, आपको समझ में आएगा कि एक ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, आपको समझ आएगा एक सब्जेक्ट वर्ब खत्म हुआ, जस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले बीच में कोई सेंटेंस, बीच में कोई शब्द आ रहा है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, क्योंकि, यदि, जब, परंतु, इसलिए, हालांकि, ताकि, यही सारे कंजंक्शंस होते हैं। इनकी इंग्लिश देख लेना। छठा स्टेप हो गया। सातवां स्टेप, मॉडल वर्ब है क्या सेंटेंस में, जैसे तुम्हें यह करना चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम जा सकते थे, तुम्हें ये जरूर करना है, ऐसे शब्दों को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं, तो 13 तरह के मॉडल वर्ब्स होते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब लिखे हुए हैं जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि आपका एक आता है डेयर वाला, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया। और भी होता है इसमें, एक सेकेंड, एक मे होता है, ये वाला हो गया आपका 10, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मे हो गया, माइट मे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही होते हैं, टोटल 13 होता है, अभी मेरे को स्किप हो रहा है दिमाग से, तो टोटल 13 होता है। सातवां पार्ट हो गया। आठवां, आइडेंटिफाई वॉइस, इसका मतलब क्या है, देखो एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें जो परफॉर्म करता है इंसान, वो जो परफॉर्म कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है, मैंने आपको शुरू में ही बताया जो पहला स्टेप है उसमें सब्जेक्ट को ढूंढना ही हमारा क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो जो अगर काम कर्ता कर रहा है, कर्ता इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव, क्योंकि वो कर्ता एक्टिव है। अगर मैम कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम इंपॉर्टेंट है, कहते नहीं है यार करते को तो छोड़ो, जिसने काम किया उसको छोड़ो, उसने काम कितना बढ़िया किया है। यानी कि जब हम
करते कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके लिखने को, उसके बोलने को, उसके ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ था, यानी कि मैम ये जो लास्ट वाला था इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, जब इसको इंपॉर्टेंस दोगे तो पैसिव वॉइस, जब इसको इंपॉर्टेंस दोगे तो एक्टिव वॉइस। समझ आ गया। जैसे कि यहां देखो, राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, राम ने लेटर लिखा, राम ने खत लिखा। बट यहाँ मैम लिखा हुआ है अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये कैसे सेंटेंस बदल गया, सेंटेंस दोनों एक ही है, एक ही टेंस में इस्तेमाल किया गया प्रेजेंट टेंस में, बट मैम ये कैसे अलग अलग दिख रहा है हमें, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि अब हमने जो लेटर लिखा हुआ अ लेटर, इसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जो लेटर है ना, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ था अब यहाँ पे आ गया आगे, ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है, इसीलिए हम इसको पैसिव स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ठीक है, समझ आया। बट ये देखो काम किसने किया, अभी भी स्टिल वो वही लिखा हुआ है। ये हमारा 8वां स्टेप था। 9वां स्टेप, आइडेंटिफाई नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सिंपल सी बात है जिसमें बोलेगा नहीं, मत करो, ये सब चीजें, नो, नोट, नॉट, ये सारे शब्द आ जाए वो सब नेगेटिव सेंटेंस होता है। 9वां सेंटेंस, 9वां स्टेप, अगर मैम सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस आया तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तब आपका स्ट्रक्चर जो हम अभी तक समझ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें एक चीज ऐड कर लेना। ठीक है, वो क्या, अब आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आया कि अब हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये नॉट शब्द आ जाएगा, तो ये मेरा नहीं वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नहीं वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। अब आ जाओ यहाँ, पहला स्टेप क्या था हमारा, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, सब्जेक्ट को ढूंढना, तो मैम ये मैं मेरा सब्जेक्ट है। दूसरा स्टेप क्या था, वर्ब को ढूंढना, पढ़ना मेरा वर्ब है। तीसरा स्टेप क्या था मैम, आपने बताया था तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट को ढूंढना, तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या था, टेंस को ढूंढना, तो ता है ती है किस में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। 5वां स्टेप क्या था कि क्या ये मॉडल वर्ब है, तो नहीं, मॉडल वर्ब नहीं है। छठा स्टेप क्या था, क्या ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, नहीं मैम ये एक्टिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि मैम जो काम कर रहा है ना मैं, यही शुरू में लिखा हुआ है, यानी ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल बनेगा। ठीक, मैंने इतनी चीजें देख ली। 7वां स्टेप क्या था आपका, 7वां स्टेप यहाँ देखो क्या, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। 8वां स्टेप क्या था, एक्टिव पैसिव वॉइस। 9वां स्टेप क्या ये नहीं है, क्या ये नहीं वाला सेंटेंस है, हाँ मैम ये नहीं वाला सेंटेंस है, आपने बोला था नहीं, मत, ना, ये सब आ जाएगा तो ये नहीं वाला सेंटेंस है, तो ये आ गया नॉट। ठीक है, ये आ गया नॉट। अब मैम आपने एक चीज और सिखाया कि नॉट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्या बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आ जाता है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब मैं क्या लिखूंगी, आपने बताया था कि सब्जेक्ट पहले आई, आपने बोला था उसके बाद आएगा आपका ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आपने बताया था हेल्पिंग वर्ब आई एम, मेन वर्ब रीडिंग, ठीक है, सॉरी पढ़ती हूँ, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है, तो आई रीड्स हो जाएगा। ठीक है, आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक, ये होता है इसकी इंग्लिश। जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि मैं किताब पढ़ती हूँ, इसमें देखो, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था, यहाँ पे देखो, मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक, यहाँ पे मैं एक बार स्ट्रक्चर बदल देती हूँ इसका, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा तो ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो कि हमारा पहले भी था, बट उसमें नहीं लगा हुआ था। अब यहाँ आ जाओ, अब बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैंने सेंटेंस क्यों बदला, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसमें मेन वर्ब, एक ही वर्ब आती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मैंने बोला था कि आई लगाना, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, तो आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई एम रीडिंग अ बुक, यही हम सेंटेंस बना रहे थे। बट मैम ये बीच में नॉट आ गया, तो बीच में नॉट आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब एम है, मेन वर्ब रीडिंग है, इन दोनों के बीच में नॉट आएगा, तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। क्लियर है, समझ आया आप लोगों को कि हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, और बाकी जो हमारा था वो हमारा पॉजिटिव बन रहा था, ये वाला हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, ये वाला, तो सेंटेंस समझ आ गया नेगेटिव पॉजिटिव का। अब यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, अब ये वाला हो गया हमारा क्लियर।
अब यहाँ पे आ जाओ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, इस वाले सेंटेंस में। अब यहाँ पे हमारा अगला स्टेप है 10वां। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब हम कोई किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई बात ऐसी जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वो सारी बातों को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। कहते हैं ना कि इंट्रोगेशन हो रहा है, यानी कि उस इंसान को क्या पूछताछ किया जा रहा है, उस इंसान को उनकी पूछताछ की जा रही है, तो उसको हम इंट्रोगेशन कहते हैं कि इंट्रोगेट किया जा रहा है उस इंसान को। इसका मतलब है कि क्या उसमें, उस बात में क्या कोई क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्या हम सामने वाले से कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो उसको हम इंट्रोगेटिव कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ इस वाले में कि क्लू, इसका जो मैम हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है। इतने देर से जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, इतने देर से जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने बताया था आपको सिंपल सेंटेंस का, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, इसके बाद मैंने एक नॉट वाला लगा दिया था, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में नॉट, यही था ना स्ट्रक्चर। अब ये मैम इंट्रोगेटिव घुसा दिए हो आप, हाँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप से भी सेंटेंस बनते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ, ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ, कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारे शब्द हमारे शुरू में आ जाते हैं, तो ये हमारा हिंदी का क्लू है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अब इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब जो इतने देर से सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, उसको हम शुरू में लगा देंगे। इसके बाद अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बदल गया ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अब आ जाओ 11वें वाले स्टेप पे, यूज आर्टिकल करेक्टली। यानी कि मैम अगर आप इतने देर से बुक कह रही थी, तो बुक के साथ आपने एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता है बुक बोलते टाइम जब मैं ब बोलूंगी तो वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड देगा, तो मैं उसके साथ अ बुक लगाऊंगी। बट जब मैं एप्पल बोलूंगी तो मैं एप्पल के साथ ए, एप्पल बोलूंगी, ए जो होता है वो वोवेल साउंड देता है, तो उसके साथ में एन लगाऊंगी। ठीक है, अब लेकिन मैम ये द वाला समझ नहीं आता है हम लोगों को। द देखो क्या होता है, द का मतलब होता है जो आपको शुरू से पता है, या मुझे और आपको सबको पता है। जैसे कि मैंने बोला कि द सन, द सन क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है मैम द सन बोल रही है, तो मैम उसी सूरज की बात कर रही हैं जो सुबह और शाम को, मतलब सुबह उगते हैं और शाम को जो ढलते हैं, उनकी बात मैडम कर रही है। तो मैं उसको द बोल सकती हूँ, क्योंकि सुनने वाले को और बोलने वाले को जब उस चीज के बारे में पता है, उसको हम उसके साथ हम द लगा सकते हैं। या हम जब स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ये जो पेन है ना मेरे पास, ये मेरे फादर ने दिया था, तो हम उसके साथ द पेन लगा सकते हैं, ताकि मैं उस चीज को स्पेशल बना रही हूँ कि ये जो पेन है, मतलब मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन में से मैं बोलूंगी देखो देखो ये वाला जो पेन है ना मेरे पापा ने दिया है, यानी कि जो द पेन लगाऊंगी कि ये जो पेन है स्पेशली ये वाला जो पेन है। तो जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, या ऑलरेडी मैं और आप जानते हैं, या पढ़ने वाला जानता है, या सुनने वाला जानता है, उसके साथ हम द लगाते हैं। क्लियर है? तो ये हमें आ गया कि मैम 11वें स्टेप में हम देखेंगे कि कहीं कोई आर्टिकल तो नहीं लगा हुआ है, उसके हिसाब से ए एंड द हम लगाएंगे। 12वां स्टेप है प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन तो नहीं कहीं लगा हुआ है, जैसे कि इन का मतलब मैं, एट का मतलब पर, फॉर, विद, ऑन, बाय, फ्रॉम, टू, इनमें से कोई शब्द तो नहीं लगा हुआ है, तो ये भी हमें देखना है। टोटल 12 स्टेप्स, टोटल 12 स्टेप और सेंटेंस आपका कंप्लीट। 12 स्टेप में सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये 12 स्टेप समझ आ रहे हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप सब्जेक्ट को ढूंढना, दूसरा स्टेप वर्ब को ढूंढना, तीसरा ऑब्जेक्ट को ढूंढना, चौथा टेंस कौन सा इस्तेमाल किया गया है, पांचवा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड क्या आएगा, छठा हमारा कंजंक्शन और परंतु, हालांकि, यदि, ये सारी चीजें कंजंक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। दो सेंटेंस का मतलब दो सब्जेक्ट्स को, दो वर्ब को, दो ऑब्जेक्ट्स को। सातवां स्टेप कि क्या इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया गया। आठवां स्टेप क्या ये एक्टिव है कि पैसिव है। नौवां स्टेप कि क्या सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, उसमें नहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 10वां स्टेप कि क्या वो जो सेंटेंस है उसमें कुछ पूछा तो नहीं जा रहा है, क्यों, क्या, कैसे, जिसमें WH फैमिली आती है, ऐसा कुछ लगा हुआ तो नहीं। अगर लगा हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर बदलेगा। ठीक है। 11वां स्टेप की मैम आर्टिकल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड,
साउंड के हिसाब से हम आर्टिकल लगाएंगे। 12वां स्टेप है हमारा कि प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेपोजिशन अगर लगाना है तो कौन सा प्रेपोजिशन हमें लगाना है। 12 स्टेप में मैम हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, बट कुछ और नॉलेज मैं आपको देती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस कह रही हूँ मैं, यानी सिंपल बात बोल रही हूँ, उसको मैं ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर मैम आपने नहीं इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट डाल दो। अगर मैम आप इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करोगी तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप WH फैमिली में इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करोगी, यानी कि आपने कोई WH का शब्द भी इस्तेमाल किया, WH मतलब व्हाट, व्हेन, हु, ये सब, तब तब मैं WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। देखो एक चीज देखो, ये वाला, इन दोनों में देखो सेम ही है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस WH आगे लगा देना, ठीक है, WH सेम आगे लगा देना। मैम अगर मॉडल वर्ब है, मॉडल जो वो होते हैं ना मॉडल वर्ब, उसमें अगर अफर्मेटिव लगा हुआ है तो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर मैम उसमें नेगेटिव आ जाए तो मॉडल वर्ब वाले में, तो मॉडल वर्ब के बाद नेगेटिव, सॉरी नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैम इंट्रोगेटिव आ जाए तो मॉडल वर्ब को उठा के आगे ले आना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब के साथ WH, तो WH आगे आएगा, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। इसको ना आप PDF को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ले लेना, क्योंकि इतना अब मत लिखो। अब अगर आप लोग सोचोगे ना ये बैठ के लिख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये सब आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, और लिखना तो बिल्कुल मत। बिकॉज अगर मैंने मेहनत करके PPT बनाई है तो अब आप लोग मेहनत मत करो। ये PPT दूंगी, इसको पढ़ना है एग्जाम से, अगर एग्जाम में टाइम है तो आराम से पढ़ना है इसको और फॉलो करना, आराम से क्या 1 आध घंटे में पढ़ ही लेना। गोल्डन रूल। अब ये क्या है मैम, ये जो इतनी सारी चीजें आपने बताई है, इसका एक छोटा सा ट्रिक दे दोगी? हाँ ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट वगैरह, WH ये सब नहीं लगते, उसमें क्या करना है, उसमें S पहले, S का मतलब सब्जेक्ट पहले, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। N से नेगेटिव, इसमें मैम सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट, इसमें क्या बताया था आपने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यस या नो वाले यानी इंट्रोगेटिव वाले, तो मैम आपने बताया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने बताया था मेन वर्ब, उसके बाद आपने बताया था ऑब्जेक्ट। WH वाले में आपने क्या हिंट दिया था, मैंने हिंट दिया था WH को आगे ले आना, फिर हेल्पिंग वर्ब ले आना, फिर सब्जेक्ट ले आना, फिर मेन वर्ब ले आना, फिर ऑब्जेक्ट, ये क्लू है। मॉडल वर्ब वाले को मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट बताया था आपने मैम, मॉडल वर्ब बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया था, फिर ऑब्जेक्ट बताया था। क्लियर है, अब समझ आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ, अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें या सब्जेक्टिव की तैयारी करें, आपका एग्जाम अभी आगे किसी डेट में, आई एम नॉट सेइंग कि उन बच्चों की बात जो 24 अगस्त को जिनका एग्जाम है, 2-3 दिन में आप नहीं कर पाओगे पूरा, बट उसके बाद वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। 10 ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप लोग दे सकते हो, जिसमें 10 लेटर, 10 ऐसे, 10 प्रेसी और 10 ट्रांसलेशन है। ये जो मैं सिखा रही हूँ सब कुछ, अप्लाई कहाँ करोगे, PDF में नहीं कर सकते अप्लाई, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलरेडी कहीं से बाई कर लिया है तो वहां वो सारी चीजें इस्तेमाल करो, वो सारे रूल्स, स्ट्रक्चर इस्तेमाल करो, हैक इस्तेमाल करो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ प्लस में 200 इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे, 500 GK GS के क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव के, 25 लेटर, 25 ऐसे, 25 प्रेसी, 25 आपके इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। सब कुछ आपको 149 में मिल जाएगा। लेना कैसे है, गूगल पे जाना, selectionlab.in लिखना, selectionlab.in, उसमें ये 149 वाला सिलेक्ट कोर्स करना, बाय करना, तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद तैयारी में लग जाना, ठीक है, टेंशन मत लेना, तैयारी में लगे रहना भाई, अब अपना आराम से प्रैक्टिस करो। नाउ अगला, मैम आपने इतनी सारी चीज बता दी, अब हमें बताओ कि टेंस वाला जो एक स्टेप आपने बताया था, टेंस में क्या कोई रूल्स होते हैं? डेफिनेटली रूल्स होते हैं। अब आपने जो इतनी सारी चीज बताई है उसमें ये रूल बताओ हमें कि अगर हमारा टेंस आएगा तो टेंस में भी तो रूल्स हमें याद करने हैं। हाँ करने हैं, क्या याद करना है वो सीख लो। मैंने आपको स्ट्रक्चर तो सिखा दिया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, आपको अब क्या सीखना है, आपको अब ये सीखना है कि प्रेजेंट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, हर टेंस में 4 तरह के टेंस होते हैं। एक तो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, इंडेफिनेट। एक होगा आपका पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि मैम इंडेफिनेट सब में आएगा क्या? हाँ, देखो सब में इंडेफिनेट आएगा और सबको इनडेफिनेट, सब में इंडेफिनेट आएगा और सबको आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से बदल देना। दूसरा मैम सब में कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा क्या? हाँ। तीसरा
सब में क्या आएगा, परफेक्ट आएगा, हाँ सब में परफेक्ट आएगा। चौथा, सब में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। यानी मैम कुल मिलाकर आपने हमें ये बताया कि टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैंने क्या बताया, एक होता है पास्ट जो बीत गया है, एक होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है आपका भविष्य जो आने वाला है। ये तो आपने बता दिया। फिर आपने ये भी बताया कि इन तीनों में चार चार तरह के सेंटेंस होते हैं जिसको हम इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी मैम कुल मिला के कितने रूल्स याद करने हैं, 12 रूल्स याद करने हैं, क्योंकि 3 के 4 सेंटेंस होते हैं। ठीक, अब हम पहले पे आते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम इंडेफिनेट कह रहे हैं। इंडेफिनेट में अब आ जाओ यहाँ, पहला मैंने आपको सिखाया था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ना तो नॉट लगा होता है, ना तो WH फैमिली लगा होता है, ना तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या सिखाया था मैंने, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैम प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनेट वाले में साउंड क्या आएगा, साउंड का मतलब हमें कैसे पहचानेंगे कि क्या है, टेंस क्या है। तो याद रखना, ता है, ती है, ते है, ये जो साउंड होता है, ता है, ठीक है, ती है, ते है, ठीक, ये जो साउंड होता है ये प्रेजेंट, ती है, ये सब ते हैं, ये सब हमारा प्रेजेंट टेंस का साउंड होता है। ठीक, ता है, ती है, ते हैं। मैम प्रेजेंट टेंस में हमें समझ आ गया कि इनडेफिनेट टेंस का जो साउंड है वो है ता है, ती है, ते है। ठीक, अब इसके अंदर सेंटेंस देखना है हमें कि ता है, ती है वाले सेंटेंस में किस तरह की बात बोली गई है। राम रोज स्कूल जाता है, बताओ जरा ये कैसी सेंटेंस है। मैम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है जिसमें एक सिंपल सी बात बोली जा रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। मैम हमें याद आया, आपने बोला था नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाता है। एक मैंने आपको बताया था कि क्या मैं रोज पढ़ता हूँ, आपने बताया था उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ये रहा इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है, ये नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है हमारा इंट्रोगेटिव। अब यहाँ आ जाओ एक और सेंटेंस पे, वो क्या है, सरकार लोगों की मदद करती है। ये कैसा सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव ही है। क्या वह इस कार्यालय में काम करती है, ये कैसा है, ये इंट्रोगेटिव है। ये 3 तरह के सेंटेंस हो गए। अगर एक चौथा सेंटेंस आ जाएगा ना WH फैमिली वाला, तो उसमें कुछ मत करना, सब चीज सेम रहेगा, बस WH का शब्द आगे लिख देना, बाकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो आप समझ जाना। ठीक है, डन। अब यहाँ आ जाओ, राम रोज स्कूल जाता है, मैंने कैसे सिखाया था आपको। मैम आपने सिखाया था जो हिंदी होता है हमारा, यहाँ मैं बाकी चीजें हटा देती हूँ, आपने बताया था जो हिंदी होता है, हिंदी में सब्जेक्ट आगे आता है, तो ये है राम मेरा सब्जेक्ट। आपने बताया था वर्ब पीछे चला जाता है, तो ये है जाता है मेरा वर्ब। आपने बताया था जो बीच की चीजें होती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे कि स्कूल। ये रोज क्या है फिर मैम, ये रोज जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन, अच्छा पेन का कलर बदलती हूँ, रुक जाओ। ये रोज क्या है, ये रोज जो है हमारा, ये वाला रोज, ये हमारा अदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डन। आपने ये स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर दिया। अब हमने इंग्लिश में ये सीखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो राम का इंग्लिश हो गया राम। आपने बताया था राम सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाता है, ता है का साउंड है, ता है, तो ता है के साउंड में हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ता है के साउंड में हम डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वर्ब में हम एस और ईएस लगाएंगे। यही हमारा ता है, ती है का साउंड है। अब हम मेन वर्ब में क्या लगा सकते हैं, मेन वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे। अगर आपका मेन वर्ब जो है वो अगर किसी वॉवेल से खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को क्या लगाना है, आप लोगों को ईएस लगाना है। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, चलो एक सेकेंड, देखो, सॉरी, हाँ यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि एस और एस लगाएंगे। अब रही बात कि मैम हमें कब एस लगाना है, कब एस लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, तो सुनो मेरी बात। अगर आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है, यानी कि ये वाला जो मेन वर्ब है, ये वाला, ठीक है, ता है, जाता, जाना, जाना, ये जो है आपका मेन वर्ब जाना, इसकी इंग्लिश देखो क्या है, इसकी इंग्लिश होती है गो, इसकी इंग्लिश होती है गो। अगर आपका जो ये जो मेन वर्ब का शब्द है, ये अगर आपका किससे खत्म हो रहा है, अगर ये ओ से खत्म हो रहा है, सी एस से खत्म हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है,
SH से खत्म हो रहा है, X से खत्म हो रहा है, तो हमें ES लगाना है लास्ट में, ठीक है। और अगर मैम ये कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, इसके अलावा किसी से भी खत्म हो रहा है, इसके अलावा किसी से भी खत्म हो रहा है, कौन कौन सा है, O है, CH है, SH है, X है, S है, एक और होता है वो होता है X, और एक होता है Z, ठीक है। इनसे अगर खत्म हो रहा है तो हमें क्या लगाना है, ES लगाना है। इसके अलावा जो भी होंगे, इसके अलावा जो भी खत्म होने वाले वर्ब होंगे उनके साथ हम सिर्फ S लगाएंगे। एक एग्जाम्पल देखो, गो वाले में हम जब चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे गोज, ठीक है। लेकिन अगर हमारा वर्ब है प्ले, खेलना, तो खेलने के साथ हम लगाएंगे एस, प्लेस। क्यों? क्योंकि मैम ये ना तो ओ से खत्म हो रहा है, ना सी एस से खत्म हो रहा है, ना एस से खत्म हो रहा है, ना एस एस से खत्म हो रहा है, ना एक्स से, ना इस एक्स से, ना जेड से, इनमें से किसी से खत्म नहीं हो रहा है, तो हम इसके साथ एस लगाएंगे, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा मुझे मैम ये बताओ, क्या हम सबके साथ एस और ई एस ये लगाएंगे? नहीं। आप एक बात और याद रखना, वो क्या याद रखना, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो काम कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, अगर वो एक इंसान है, ठीक है, अगर वो राम है, ही है, सी है, एक ही इंसान है, ठीक है, तो हम उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं। क्या बोला मैंने बोला आपको, अगर एक ही पर्सन है, एक ही इंसान है जो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो ना तो मैं एस लगाऊंगी, ना तो मैं ई एस लगाऊंगी, तब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी या फिर डू लगाऊंगी। समझ आया आपको? तब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू लगाऊंगी। लेकिन मैम अगर एक ही है, तो अगर वो बंदा एक ही है तो मैं डज लगाऊंगी या एस या ई एस लगाऊंगी। डन? आ जाओ। इतनी बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को बचपन में भी कभी सीखे ही होंगे आप लोग। अब आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, ये मैं रहने दूं क्या? चलो ये हट गया, कोई बात नहीं। अब देखो, राम कितने हैं? मैम राम तो सिंगुलर है, एक ही है, एक ही है, तो इसके वर्ब में मुझे समझ आ गया कि मैम एस या ई एस लगेगा। बट मैम मैंने जैसे ही देखा कि गो है, गो में हमें ई एस लगाना है, ठीक है। मैंने लिख दिया सब्जेक्ट की इंग्लिश, मैंने लिख दी वर्ब की इंग्लिश। मैम ऑब्जेक्ट किधर है? तो मैम आपने एक स्टेप में मुझे ये भी बताया था कि क्या कोई प्रपोजिशन आएगा? हाँ, तो ये स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या स्कूल अपने से पहले टू लेगा? हाँ, स्कूल अपने से पहले टू लेगा। राम गोस, कहाँ जाता है? स्कूल। राम गोज स्कूल, तो राम गोज स्कूल से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा कि राम जो जाता है वो स्कूल जाता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने प्रेपोजिशन लगा दिया टू। अब अदर इंफॉर्मेशन, एवरीडे, ऑलवेज, ये सारे जो होते हैं अदर इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको हमें ऑब्जेक्ट के बाद ले जाना होता है, तो वो हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? सेम यहाँ देखो, मैंने आपसे क्या बताया था, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, नॉट आ गया। तो इसके बाद यहाँ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अदर इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट में आएगा, तो अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ चला गया। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस आपका। अब आ जाओ यहाँ। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी कि प्रेस सी कैसे लिखना है, एस से कैसे लिखना है, लेटर कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब देख लेना आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत अच्छे से बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। अब आपने मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बता दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो साउंड आएगा वो है रहा है, ठीक है, रही है या फिर रहे हैं, ये आपका साउंड आएगा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्या मैम ये एक दिन में कर लेंगे? नहीं, तो देखो ये पीडीएफ पढ़ने में आपको कम से कम एक दिन लगेगा, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे कंटिन्यू करोगे तभी। ठीक है, इसके साथ साथ जब प्रैक्टिस साथ में करते रहोगे ना, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अब आ जाओ यहाँ, वह अभी खाना खा रहा है। जैसे मैम रहा है, रहे हैं, सुन रहे हो, ये आएगा, तो मेरे दिमाग में आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए। अब रहा है, रही है के लिए इंग्लिश जब आप बनाओगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मैम मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जो भी है उसी के अंदर, जो हमारी मेन वर्ब है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मेन वर्ब जो है उसके अंदर आपको आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। अब आ जाओ यहाँ, मैम आपने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपने बताया था वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो ये रहा, ही के बाद इज लगा हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आपने बताया मेन वर्ब, ईट मेरा खाना, खाना खाना मेरा, ईट जो है ये मेरा मेन वर्ब है। आपने बताया आईएनजी लगा दो, तो ये रहा, मैंने ईट में आईएनजी लगा दिया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या खा रही हूँ? तो फूड खा रही हूँ। अब ये जो नाउ लिखा है ना, यानी अभी खा रही हूँ, ये नाउ, यही तो मेरा अदर इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने लास्ट में डाल दिया। ये सेंटेंस कैसा है मैम? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। नहीं वाला कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क वाला कैसा सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? सब चीज समझ आ रहा है आप लोगों को? इंट्रोगेटिव में मैम आपने बताया पहले हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है, समझ आ गया। मैम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या साउंड होता है, इसमें साउंड होगा चुका हूं, ठीक है, मैं कर चुका हूं, चुका हूं, एक सेकेंड, चुका हूं, चुके हैं, ठीक है, ऐसे साउंड आएंगे। जैसे या फिर कर लिया, कर लिया हूं, ठीक है, कर लिए हैं, ऐसा साउंड आएगा। अगर ऐसा साउंड आएगा तो मैम हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज होगी, हैव होगी हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ जो आपका वर्ब होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगी कि कृपया करके आप लोग गूगल करो। गूगल पे जाने के बाद आप लिखो गूगल पे इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म, इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म, जहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिख जाएंगे। उसी में से आपको याद करना है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उसको याद कर लेना आप लोग कि मतलब कुछ याद कर लेना, आप सारे तो याद कर नहीं सकते, समय तो है नहीं। अब यहाँ आ जाओ, जैसे कंप्लीट का कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होता है। तो अब नहीं पता अगर कंप्लीटेड होता है तो कैसे लिखोगे, समझ आया। ये वाला सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया है। पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये सब। अब यहाँ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैं इतने देर से कर रहा हूँगा, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहा है वह 2 घंटे से, ठीक है, यानी कि मैम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समय आएगा, समय के साथ आएगा, चुका हूं, कर चुका हूं, कर चुका रहे होंगे, ऐसे करके आएगा, बट वो समय के साथ आएगा, ठीक है, समय के साथ। यानी कि मैं इतने देर से कर रहा हूं, मैं इतने देर से इंतजार कर रहा होऊंगा, मैं इतने देर से पढ़ रहा हूं, मैं इतने देर से इंतजार कर चुका हूं, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इसका क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को याद रखना है हैज, हैव तो लगाओगे ही, ठीक है, हैज हैव तो लगाएंगे ही, इसके साथ हमें एक शब्द बीईईएन का इस्तेमाल करना है, उसके साथ हमें आईएनजी का इस्तेमाल करना है, वर्ब में आईएनजी, इसके साथ मुझे या तो सिंस लगाना है या तो फोर लगाना। अब ये मैम सिंस फोर कहाँ से उठ के आ गया, सिंस फोर जो आया है ये आया है समय के लिए। सिंस लगाओगे आप लोग जब आपको एक टाइम फिक्स पता हो कि कितने जैसे 2010 से मुझे पता है फिक्स टाइम है, 4 बजे से मुझे पता है फिक्स टाइम है, लेकिन जब मुझे पता होगा टोटल टाइम 2 साल से, 5 साल से, 2 घंटे से, 10 हफ्ते से, तब मैं फोर का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मुझे मैम टोटल समय पता चला। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। फोर का मतलब हो जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम, तब आप सिंस फोर का इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ आ रहा है मैम वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह, ही, हेल्पिंग वर्ब मैम आपने बताया हैज हैव, तो ही मेरा एक इंसान है, एक इंसान के साथ हैज लगाओगे, एक से ज्यादा के लिए हैव लगाओगे, तो ही हैज। आपने बताया बीन आएगा तो बीन आएगा, आपने बताया वर्ब में आईएनजी तो पढ़ रहा है, तो स्टडी होती है ना इंग्लिश स्टडी, उसमें आईएनजी लगा दोगे, तो स्टडी में आईएनजी लगा दोगे। अब मैम सिंस आएगा कि फोर आएगा, इसके बाद बताई थी ना मैं, आईएनजी के बाद सिंस और फोर, तो मैम देखती हूँ तो 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब मैम टोटल समय मुझे पता चल रहा है, तो मैं 2 hours लिख दूंगी। अगर मैम लिखा होता कि 2 घंटे की जगह लिखा होता 7 बजे से, तो मैं लगाती सिंस 7 AM, सिंस 7 AM, ठीक है, समझ आया। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस बन जाएंगे आपके। तो मेरा ये प्रेजेंट टेंस बता दिया मैंने, क्लियर है। पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, सॉरी अब पास्ट टेंस में आ जाते हो। पास्ट टेंस में हमारा सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जैसे कि मैम ये देखो, जैसे कि राइट फर्स्ट फॉर्म है, रॉट हमारा सेकंड फॉर्म है, रिटन हमारा थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ये कैसे, तो ये हमने याद किया, याद किया तो ही पता चला। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ गूगल पे जाना, इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेना, एक लिस्ट आएगी। हो सकता है एग्जाम में थोड़ी बहुत गलती करो तो कोई बात नहीं, उतनी गलती आप लोगों का एक कुछ पॉइंट्स के लिए नंबर कटेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ पॉइंट के नंबर कटेंगे। चलो कुछ पॉइंट नंबर मतलब कुछ पॉइंट्स कटेंगे थोड़े बहुत। अब यहाँ आ जाओ, साउंड क्या होगा मैम, साउंड होगा गया, ठीक है, लिखा, पढ़ा, बोला, ऐसे होंगे जैसे लगेगा आपके कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, किया, ऐसे साउंड आएंगे। इसमें हमें क्या इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डन। एक चीज और याद रखना, अब आप लोग क्या, मैम इसका सेकंड फॉर्म तो सही है, इसमें एक फॉर्म और आती है, वो है डिड। अगर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब मैम डिड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये बता दो। डिड का इस्तेमाल हम करेंगे नॉट वाले सेंटेंस में,
क्योंकि नॉट वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब दोगे ना आप, तो हेल्पिंग वर्ब हमने डिड दे दिया, ठीक है। अब अगला, समझ आया आप लोगों को? यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अब कहाँ इस्तेमाल करेंगे डिड? क्वेश्चन मार्क में आप डिड का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी ना क्वेश्चन मार्क वाले में, तो क्या दोगे क्वेश्चन मार्क वाले में? तो डिड देंगे। पास्ट टेंस में हम डिड दे देते हैं। अगर मैम डिड का जहां जहां इस्तेमाल करेंगे तो मेन वर्ब हमारा हमारा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा क्या? हाँ। जहां डिड का इस्तेमाल नहीं करोगे वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ, यहाँ मैम डिड का इस्तेमाल नहीं किया आपने, तो यहाँ पे आपने रॉट का इस्तेमाल कर लिया सेकंड फॉर्म का। डन। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में साउंड क्या आएगा? रहा, था, रही, थे, रहे हैं, ठीक। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वाज वर्ब के साथ आईएनजी। एक बात याद रखना आप लोग, कॉन्टिन्यूस टेंस जहां जहां आएगा वहां वहां आईएनजी आएगा, वहां वहां साउंड में रहा जरूर आएगा, ठीक है। अगर वो पास्ट है तो था हो जाएगा, प्रेजेंट है तो हे हो जाएगा, मतलब रहा है, रहा था, फ्यूचर होगा तो रहा होगा। क्लियर है? रहा आएगा। पास्ट परफेक्ट हुआ मैम, तो पास्ट परफेक्ट में आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अब दूसरी बात याद रखना आप लोग कि जहां जहां परफेक्ट होगा वहां वहां थर्ड फॉर्म आएगा, वहां वहां चुका साउंड आएगा, चुका चुका, ठीक है। तो प्रेजेंट है तो चुका है, पास्ट है तो चुका था, फ्यूचर होगा तो चुका थे, ठीक। समझ आ गया आप लोगों को? अगला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ मैम, तो हेड के साथ, बीन के साथ आईएनजी। अब एक बात यहाँ याद रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो मैंने आपसे क्या बोला कि आईएनजी आएगा ही आएगा, साउंड में रहा आएगा ही आएगा। प्रेजेंट है तो रहा है, फ्यूचर है तो रहा होगा, पास्ट है तो रहा था, इस तरह से बनेगा। एक बात और याद रखना कि अगर परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस है तो बीन आएगा, बीन के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। और पास्ट है तो पास्ट में हेड आता है। क्लियर? अगला, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल आएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर टेंस में साउंड क्या आएगा? जाएगा, जाएगा, बोलेगा, करेगा, इस तरह से साउंड बनेगा। बाकी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बता दिया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जहां जहां कॉन्टिन्यूस है वहां वहां रहा साउंड आएगा, वहां वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वहां वहां साउंड में रहा होगा, रही होगी, ये लगा देना। जैसे रहा होगा, रहे होंगे, यात्रा रहे होंगे, काम कर रही होगी, साथ में मैंने बताया आईएनजी, तो ये रहा आईएनजी, ये रहा आईएनजी, ये रहा आईएनजी, यहाँ आईएनजी, ठीक है। ट्रेवलिंग, समझ आ गया? और फ्यूचर है तो विल लगा दोगे। तो ये बात आप लोगों को समझ आ जा रही है ना? समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात याद रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बीई भी आता है, ये जो बीई है विल बी, ठीक है, विल बी। अगला, फ्यूचर परफेक्ट। मैम आपने परफेक्ट में बताया कि चुका साउंड जरूर होगा, चुका साउंड होगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्या यहाँ किया जा रहा है? हाँ। फ्यूचर है तो विल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे? यहाँ पे परफेक्ट में चुका साउंड आएगा, देखो चुका होगा, फ्यूचर है ना, चुके होंगे। अब आपने एक बात बताया थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, इंप्लीमेंटेड थर्ड फॉर्म है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, ये इतनी चीजें हो गई। विल के साथ हैव लगा देना, ठीक है, विल हैव थर्ड फॉर्म। डन। अगला, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने बताया रहा साउंड होगा, प्लस में वर्ब की आईएनजी जरूर होगी। परफेक्ट में आपने बताया है कि बीन आएगा ही आएगा, फ्यूचर में आपने बताया है विल हैव आएगा। तो ये बन गया मेरा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ देखो, क्या विल है? हाँ। हैव है? हाँ। बीन है? हाँ। आईएनजी है? हाँ। और एक बात, जहां जहां आपको फ्यूचर परफेक्ट, जहां जहां आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिखेगा वहां वहां आपको, एक सेकेंड देखो, जहां जहां आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का साउंड दिखेगा वहां पे आपको समय जरूर दिखेगा। 4 2 ईयर, 4 5 ईयर, यहाँ देखो 4 नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे हर जगह 4 है। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस होता। समझ आ गया? टेंस समझ आ गया आप लोगों को? मैंने शॉर्टकट तरीके से टेंस समझाया है। अब आ जाओ कंजंक्शन पे। अगर दो सेंटेंस को और से जोड़ा जाएगा तो एंड लगाओगे, अगर लेकिन से जोड़ा जाएगा, देखो और का मतलब दोनों सेंटेंस आपस में या तो पॉजिटिव बात करेंगे या तो नेगेटिव बात करेंगे, एक जैसी बात करेंगे तो एंड लगाओगे। अगर मैम एक सेंटेंस पॉजिटिव बात करेगा, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव, तो लेकिन लगाओगे। जैसे वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो गरीब उसका नेगेटिव पॉइंट है और ईमानदार उसका पॉजिटिव पॉइंट है। राम मेहनती है, पॉजिटिव पॉइंट है उसका, भाई ईमानदार है, पॉजिटिव पॉइंट है। बिकॉज का मतलब क्या हो जाएगा मैम? रीजन बताएगा, किसी चीज का कारण बताएगा। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो मैम कारण बता रहा है तो कारण के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर लगाते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। वह बीमार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया, तो क्या मैम देयरफॉर भी रीजन के लिए लगाते हैं? हाँ, ठीक।
ऑल्दो का मतलब हालांकि, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट पैदा करता है, जैसे हालांकि समस्या गंभीर है, सरकार समाधान खोज रही है, समाधान खोज रही है, हालांकि ऐसा है। यदि का मतलब मैम कंडीशन बताएगा, यदि तुम मेहनत करोगे, ये कंडीशन रख दिया, अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम सफल हो जाओगे। व्हेन का इस्तेमाल करोगे जब के लिए, जब मैं घर पहुंचा वह सो रहा था। सो डैट का इस्तेमाल करोगे आप ताकि के लिए, ठीक है, पर्पस के लिए। वाइल का इस्तेमाल करोगे आप जबकि के लिए। ये हमारे कंजंक्शंस थे। मॉडल वर्ब जैसे कि हमने कैन, कैन का इस्तेमाल करते हैं हम सकता है के साउंड में। सकता है का मतलब है पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम में ये एबिलिटी है। जब कोई आदमी कुछ करने में सक्षम होता है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, बट वहां भी हम किसी के समर्थ की बात, मतलब किसी की एबिलिटी की बात करते हैं कि तुम ये कर सकते थे बट तुमने ये नहीं किया, तुम ये कर सकते थे। जब हमें पास्ट की बात करनी होती है, प्रेजेंट की करनी होगी तो कैन, कैन का ही पास्ट टेंस कुड होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम करो नहीं करो। हम सबको नियमों का पालन करना चाहिए, अब हम करें ना करें वो हमारी मर्जी। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग करते हैं, कुछ रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। मस्ट का मतलब होता है तुम्हें ये जरूर करना चाहिए वरना तुम पे फाइन लगेगा। जैसे कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये मस्ट है। जैसे कि यहाँ पे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मे का मतलब क्या हो जाता है? शायद, संभावना, आज बारिश हो सकती है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। माइट का मतलब होता है शायद, शायद का मतलब बिल्कुल समझ लो 10-20% पॉसिबिलिटी है। हैव टू का मतलब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके कंसिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस में एक टाइप 1 होता है जिसमें आपको ये पता चलेगा यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। ये सेंटेंस जो होते हैं, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, कैसे बनते हैं? आप लोगों को याद रखना है कि ये सेंटेंस में पहला स्ट्रक्चर जो इफ वाला स्ट्रक्चर बनेगा वो इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब में एसईआईएस, या तो वर्ब में एसईआईएस, उसके बाद कोमा, कोमा के बाद विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीपीटी ले लेना, आराम से पढ़ना, मतलब पीडीएफ दे दूंगी। दूसरा हमारा सेंटेंस होता है जिसमें हम बोलते हैं ऐसी बातें जो सच नहीं हो सकती है, अनरियल है, इमेजिनरी वाला सेंटेंस है। जैसे कि यदि मेरे पास पैसे होते, पर्याप्त पैसे होते तो मैं घर खरीद लेता, यानी उसमें पैसे नहीं है, वो सोच रहा है, वो अनरियल बातें कर रहा है। तो अनरियल बातों को हम टाइप 2 सेंटेंस कहते हैं। टाइप 2 सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस चल रहा है आपका। टाइप 2 में हम पहला सेंटेंस इफ में बनाते हैं, दूसरा सेंटेंस हम सेकंड फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि वुड हो जाएगा आपका। एक सेकेंड, इस वाले में पहला सेंटेंस हमारा इफ वाला बनता है, दूसरा वाला हमारा सेकंड फॉर्म में बनता है, तीसरा वाला वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में बनता है। क्लियर है? चलो, अब एक चीज और, यहाँ पे वर भी आता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा होता, तो यहाँ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टाइप का सेंटेंस होता है जो कि हमारा हो जाता है यदि उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो जाता। एक रिग्रेट दिखाता है। रिग्रेट का मतलब कोई ऐसा काम था मैम जो उसने पास्ट में नहीं किया, अगर कर लेता तो कुछ अच्छा होता, तो रिग्रेट पछतावा दिखाता है। तो इसको कैसे बनाओगे? इसमें इफ लगाओगे यदि वाले में, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद दूसरे वाले में वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अगला ये क्या है? अब समझ जाओ, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका ये एक तरीके से रिवीजन है। अगर मैम ता है साउंड आएगा तो वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब में एस लगाना है, या फिर डू लगाना है, या फिर डज लगाना है। ठीक है, समझ आ गया? एस किसके साथ लगाना है? सबके साथ। ई एस किसके साथ लगाना है? जिसमें ओ सी एच एस एक्स जेड इनसे खत्म होगा सेंटेंस। रहा है तो आ जाए तो इज आर एम वर्ब की आईएनजी, चुका है आ जाए तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, करता है आ जाए तो हैव बीन वर्ब की आईएनजी, मतलब करता रहा है, किया है हो जाए तो सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट था ना वो वाला, कर रहा था आ जाए तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी, चुका था आ जाए तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, करता था आ जाए तो हैड बीन ये, और करेगा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, कर रहा होगा फर्स्ट ये आईएनजी। अब यहाँ देखो एक चीज सिखाती हूँ मैं आपको। क्या? अगर मैम यहाँ पे साउंड रहा है, रहा है, रहा, 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 जहां जहां साउंड मैम रहा आ रहा है वहां वहां आपने आईएनजी लगा रखा है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां जहां रहा आएगा वहां वहां आईएनजी आएगा। क्लियर है? डन। ये वाला जरूर याद रखना, ये वाला सेकंड फॉर्म आता है। अगला, मैम अचानक कर चुका होगा, आपने क्या बताया? कर चुका होगा। आपने बताया था जहां जहां चुका होगा, जहां जहां चुका होगा वहां हैव आएगा, जहां जहां चुका होगा हैव आएगा। और आपने बताया जहां जहां रहा होगा वहां आईएनजी आएगा। क्लियर है? सकता है वाले में कैन, चाहिए में शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये सब आप लोग देख लो। अब ट्रांसलेशन का सबसे बड़ा शॉर्टकट है हिंदी सेंटेंस पढ़ो, वर्ब सब्जेक्ट पकड़ो,
टेंस पहचानो, सब्जेक्ट पहचानो, फॉर्मूला लगाओ, बाकी वर्ड्स को सही ऑर्डर में लगा दो, अदर इंफॉर्मेशन को लास्ट में। अब यहाँ आ जाओ कुछ चीजें। डोंट ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड मत ट्रांसलेट करो, उसमें बहुत समय लग जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एग्जांपल है जो आप लोग देख सकते हो, कुछ अब एग्जांपल है इजी वे में। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, मतलब जो हमने अभी तक सीखा है उसी की ये प्रैक्टिस है। राम खाना खा रहा था, राम इज ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, खाना खा रहा होगा, राम हैज ईटन फूड। ये इसीलिए है ताकि आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ये स्लाइड आप लोग पीपीटी पढ़ लेना, जिसमें टोटल जितने भी स्टेप्स थे उन स्टेप्स पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन स्टेप पे क्वेश्चंस है। कंडीशनल सेंटेंस याद आया जो मैंने आपको करवाया, पहला सेंटेंस, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा सेंटेंस है ये पहला कंडीशन है, जिसमें कहता है मैम कुछ करोगे तो कुछ होगा। तो तुम अगर स्टडी हार्ड करोगे तो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ एस या ईएस, ये वाला पढ़े थे ना आप लोग, वही वाला है ये वाला। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना कि पैसिव है, एक्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, जो मैंने आपको अभी तक 13 स्टेप्स बताए थे, वही उसी पे ये क्वेश्चंस हैं आपके। अब यहाँ पे ये छोटा सा क्लू है जो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो आप लोग देख लेना। फाइनल स्टेप ट्रांसलेशन करने का हम लोगों ने देख लिया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टेंस, ये सारी चीजें। अब आ जाओ यहाँ कि मैम ये क्या है। जब भी आपको ना समझ आए कि सब्जेक्ट कौन है, तो सेंटेंस में सवाल करो कौन। जब भी वर्ब समझ ना आए तो सब्जेक्ट में सवाल करो कौन कर, सॉरी क्या करता है, क्या हुआ, वो वर्ब है। जब भी टेंस समझ ना आए तो आप लोग सवाल करो उस हिंदी वाले सेंटेंस में कब। जब भी ऑब्जेक्ट समझ ना आए आप लोग सवाल करो किससे, किसको, क्या। जब भी सेंटेंस में आपको ये नहीं समझ आया कंजंक्शन कौन सा, तो आप देखो कौन किसको जोड़ रहा है। डन, समझ आ गया। अब आ जाओ इस वाले पैराग्राफ पे जो आपके ये एग्जाम में आया था। ये क्या है मैम, ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का आया था, आपका दहेज प्रथा पे आया था। अब मैं इसी में से कुछ लाइन ऐसे उठाती हूँ जिसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। आई होप अब तक जो मैंने वीडियो करवाई है आप लोगों के दिमाग में अच्छे से छप गई हो। नाउ इट्स टाइम कि हम बात करें, इसको हम लोग ट्रांसलेट करें। मैम हमने जो जो सीखा है उसको अप्लाई करने का समय आ गया। क्या मैम हम इस वीडियो के बाद 50-60% भी अगर आप लोग ट्रांसलेट कर पाओगे तो मुझे मेरी मेहनत दिखेगी कि हाँ भाई सफल हुई। आ जाओ, ये जो पूरा पैराग्राफ आप लोगों को एग्जाम में आया था उसी को मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रखी हूँ कुछ सेंटेंस में, ठीक है। ये देखो, ये रहा, हम समाज में रहते हैं और विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। आ जाओ, और विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। पहला बात मैम, पहला स्टेप आपने क्या बताया था, सब्जेक्ट को ढूंढना। तो मैं यहां तक देखूंगी कि पहला सेंटेंस मेरा ये है, दूसरा सेंटेंस मेरा ये है, दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। आ जाओ, अब हम बांटते हैं इसको। पहला सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगी अपना कि पहले सेंटेंस में मैम मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो कौन करता है, हम करते हैं, मेरा सब्जेक्ट है। आपने बताया था मैम वर्ब लास्ट में आता है, तो रहा था, रही थी, मेरा मैम ये सब्जेक्ट है, रहा रही मेरा वर्ब है। आपने बताया था जो कि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो समाज मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपने बताया था कि कंजंक्शन है कि नहीं, देखो तो हाँ, सॉरी प्रेपोजिशन, तो हाँ ये रहा प्रेपोजिशन है आपका ये में, ठीक है। इसके लिए क्या लगाओगे, तो इन। आपने बताया था कंजंक्शन देखना है कि नहीं, हाँ तो और कैसा कंजंक्शन होता है जो दोनों बात को, एक जैसे बातों को जोड़ता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव को, चाहे नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ता है, तो ये कंजंक्शन है मैम और, ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और आपने बताया था कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो दो सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक इधर मिलेगा। विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है, क्या, तो कौन है, तो विवाह जो है वो एक सामाजिक आवश्यकता है, तो विवाह मेरा सब्जेक्ट, आवश्यकता हो जाएगा मेरा वर्ब, एक सामाजिक हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। आपने मैम एक स्टेप और बताया था, टेंस पहचानना। तो मैंने बताया था ना आपको, ता है, ती है, ते है, तो है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट के इनडेफिनेट वाले होते हैं। इनडेफिनेट वाला ये मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया। आपने एक बात और बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हम ट्रांसलेट करते हैं उसमें हम या तो डू लगाते हैं, या तो डज लगाते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या तो एस लगाते हैं, या तो ईएस। आपने साथ में ये भी बताया था ईएस लगाएंगे और एस लगाएंगे उसके साथ जो इंसान एक हो। एक इंसान के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, या फिर डज लगाते हैं एक इंसान के साथ, बाकी के साथ हम डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने साथ में ये भी बताया था कि ईएस जो है वो किसके साथ लगाओगे, जिस शब्द में, जिस वर्ब में लास्ट में ओ आए, एस आए, सी एच आए, एक्स आए, जेड आए, ई एस, इन सब के साथ हम ई एस लगाएंगे। इतनी चीजें हो गई। अब कोई स्टेप बच गया क्या, क्या इस सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है मैम। क्या ये पैसिव सेंटेंस है, हम समाज में रहते हैं, तो हम समाज
समाज में रहते हैं तो ये हम तो खुद ही रहते हैं ना, तो हम एक्टिव हैं। विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है, तो क्या विवाह पे कोई काम हो रहा है? नहीं मैम। तो हम ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? दोनों स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? एक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था एक्टिव। अब आप लोग बोलोगे मैम क्या एग्जाम में इतना समय देंगे हम? नहीं दोगे। आप ये समय दोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। लेकिन जब आप लोग 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 ट्रांसलेशन कर लोगे ना, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर आप लोगों ने 10 प्रैक्टिस कर ली, तो जब एग्जाम में बैठोगे तो ये सारा दिमाग में अपने आप जल्दी जल्दी आता रहेगा आप लोगों के। समझ आया? यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए मैं इतने आराम से समझा रही हूँ। डन? इतनी चीजें हो गई। अब ये सब होने के बाद इसको हटाओ, ये सब देख लेना आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मुझे हटाना पड़ रहा है कि मैम ऐसे सेंटेंस में आपने जो स्ट्रक्चर बताया था वो क्या बताया था? क्या इस सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल हुआ है? नहीं। क्या इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है? नहीं हुआ है। क्या इसमें WH फैमिली इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं इस्तेमाल हुआ है, यानी ये मैम अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर इंफॉर्मेशन। आ जाओ। हम रहते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम रहते हैं यानी कि हम है सब्जेक्ट। हम का मतलब इंग्लिश में वी। मैम इसके बाद वर्ब, रहना, रहने की इंग्लिश होती है लिव। मैम ये एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या एस या एस लगाओगी आप? नहीं लगाऊंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कहाँ रहते हो? सोसाइटी में, ठीक है, वी लिव सोसाइटी, ठीक। बट मैम आपने एक बात बताई थी कि जो हमारा वर्ब है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कई बार प्रेपोजिशन आता है। कहाँ रहते हैं? तो इन सोसाइटी, ठीक। डन। अब यहाँ पे एक कोमा लगा दो। और के बाद अब मैं अगला सेंटेंस देखूंगी। विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। विवाह मेरा मैम सब्जेक्ट था जिसकी इंग्लिश होती है मैरिज, ठीक है। इसके बाद मैम लगाओगी वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? है। ये वाला हमारा आवश्यकता है, मेरा वर्ब है। तो ये मैम है जो है ना कि कोई चीज हमारी जरूरत है, तो ये वाले के लिए हम क्या लगाएंगे? तो एक बात याद रखना, एक होता है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो कि हमें ये बताना था कि कोई चीज ऐसा है, कोई चीज जैसे कि मान लो कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल। वैसे तो हम लोगों ने सीखा है कि एम के साथ आईएनजी आता है, एम के साथ आईएनजी आता है, बट आई एम अ गुड गर्ल में तो मैम आईएनजी है ही नहीं। इस वाले सेंटेंस को हम कहते हैं जिसमें स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये वही है, विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें इज एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मैरिज इज, क्या है मैरिज? एक सोशल नेसेसिटी, ठीक है, सोशल, सामाजिक। क्या है? सामाजिक नेसेसिटी है। आवश्यकता को हम नेसेसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाउन है। समझ आया आप लोगों को? तो ये इसकी इंग्लिश बन गई। समझ आया? आ जाओ अपने अगली वाले सेंटेंस पे। अब यहाँ पे क्या है अगला सेंटेंस? अपनी पुत्री के विवाह के समय पिता अपनी संपत्ति में से पुत्री को कुछ हिस्सा दे देता था। दे देता था यानी कि मैम ये तो पास्ट की बात करो, आपने बताया ना ता है ती है, हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो था है मेरा पास्ट बन गया। अपनी पुत्री के विवाह के समय पिता दे देता था, तो कौन दे देता था? तो मैम पिता दे देता था, फादर, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट है। किसके समय? पुत्री के समय, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा वर्ब, तो दे देना मेरा वर्ब हो जाएगा। कुछ हिस्सा, संपत्ति का कुछ हिस्सा, ये सब मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। फालतू की चीजें अदर इंफॉर्मेशन में। कब दे देता था? पुत्री के विवाह के समय दे देता था। के समय, कोई चीज कब शुरू हुआ? तो एट द टाइम ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऐसे समय में हम इस्तेमाल करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे हम इसीलिए ले जाएंगे क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम उसको आगे ले जाएंगे कि जब उस लड़की की शादी होती थी, एट द टाइम ऑफ हिज डॉटर, हिज डॉटर मैरिज, ठीक है। जब उसके बेटे की, पुत्री की शादी होती थी, डॉटर मैरिज, जब पुत्री की शादी होती थी तो क्या करता था? एट एट द टाइम ऑफ हिज डॉटर मैरिज। ये क्या है मैम? ये अदर इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी कभी आगे आ जाता है तो हम आगे भी लिखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि एक समय है जब उसकी बेटी की शादी होती थी, तब क्या होता था? तब मैम ये जो फादर सब्जेक्ट है हमारा, उसकी इंग्लिश लगाओ। तो क्या करते थे? फादर जो होते थे, एक फादर, अब फादर अकेले आएगा क्या? नहीं भाई, उसके साथ अ फादर दो ना। क्यों? क्योंकि फादर मैम जो है वो नाउन है, नाउन अकेला नहीं आएगा, नाउन को आर्टिकल की जरूरत है, नाउन को आर्टिकल की जरूरत है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को एक आर्टिकल दो। फादर, कौन से फादर? क्या आप जानते हो? नहीं, तो द लगाओगे नहीं, एन फादर लगाओगे नहीं, ए फादर, अ फादर लगाओगे, ठीक है। तो अब फादर क्या करते थे? तो जो फादर होते थे वो क्या करते थे? दे देते थे।
वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, तो दे देना, यूज्ड टू, क्योंकि जब हमें कोई चीज आदत होती है, जब हमें कोई चीज की आदत होती है, पास्ट की कोई आदत, तो पास्ट में ऐसा होता था तो ये उनकी आदत होती थी। तो अ फादर यूज्ड टू, क्योंकि उनकी आदत होती थी, मतलब पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो फादर क्या करते थे, यूज्ड टू, और यूज टू हमारा एक मॉडल वर्ब है। इस वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, तो यूज का हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म ये, और ये मॉडल वर्ब है जिसका हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यूज टू देना, यूज टू क्या करते थे, तो दे देते थे, गिव, क्या कर देते थे, तो गिव कर देते थे, किसको, अपनी पुत्री को, पुत्री को ऑब्जेक्ट है मैम, तो अपनी पुत्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिव करते थे किसको, गिव हर अ शेयर, अपनी पुत्री को क्या कर देते थे, अ शेयर दे देते थे, कुछ हिस्सा दे देते थे, किसको दे देते थे, सॉरी किस में से दे देते थे, तो अपनी प्रॉपर्टी में से, अपनी संपत्ति में से, ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा वो अपनी बेटी को दे देते थे। समझ आया आप लोगों को, क्लियर है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना करने में आप लोग, हो सकता है इतना करने में हो सकता है आप लोग आधा कर पाओ, तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है, नंबर फिर भी मिलेंगे आप लोगों को। और मैं आपको फिर से बताती हूँ, मैं उन लोग बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको अभी तक ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद 50-60% कम से कम वो लोग लिखने के लिए हिम्मत करें। और 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया कि अवेलेबल है, दोगे या जहां से भी दे रहे हो दो, प्रैक्टिस करो, इस तरह से आप लोगों का ये अच्छा जाएगा, ये एग्जाम, मतलब ये वाला जो पेपर है ट्रांसलेट करने वाला, वो अच्छा ही जाएगा। अगला है, इससे उसकी पुत्री और उसके पति, उसका पति इसका उपयोग सुखी जीवन व्यतीत करने में कर सके, कर सके, मैम ये पास्ट की बात है, वो दे देते थे, ये कर लेते थे, मैम ये सब चीज पास्ट में चल रहा है। पास्ट का मतलब कोई चीज कर सका, मैंने आपको मॉडल वर्ब में सिखाया था कि अगर सका आपका प्रेजेंट में है तो कैन लगाओगे, अगर पास्ट में है तो कुड लगाओगे। तो मैम यहाँ पे क्या कुड आएगा, हाँ कुड आएगा, ठीक। इससे एक मैंने आपको बताया था सो डैट, सो डैट हमारा क्या था, तो मैम सो डैट जो था आपने बताया था कि सो डैट हमारा जो होता है कंजंक्शन, वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्पस को दिखाने के लिए। तो उनका पर्पस क्या होता था, ये जो दे देते थे शेयर, उसको देने का पर्पस क्या होता था, तो इनका जो पर्पस होता था वो ये होता था कि उनकी पुत्री और उनका जो पति है दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो इससे उनका पर्पस क्या होता था, तो सो डैट उनकी पुत्री, उनकी पुत्री आराम कौन कर सके, तो उनकी पुत्री मैम, तो ये मेरी सब्जेक्ट है, उनकी पुत्री मेरा सब्जेक्ट है, और एंड उनके पति मेरा सब्जेक्ट है, एंड हर हस्बैंड मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही तो करेंगे ना सुख, तो इनके हस्बैंड क्या कर सके, वर्ब लगाओ मैम, ये रहा वर्ब। कुड के बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म कुड यूज, क्योंकि मैम यहाँ पे यूज का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उपयोग कर सके, तो कुड यूज, क्या यूज कर सके, इट, इट का मतलब प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सके, कुड यूज इट, क्यों, क्यों इस्तेमाल करना है, किस लिए, इसलिए कि ताकि वो क्या कर सके, लीड कर सके एक हैप्पी लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन को हमने लास्ट में लिख दिया, अदर इन्फॉर्मेशन को हम बची कुची इन्फॉर्मेशन को लास्ट में लिख दिए, ठीक है, समझ आया। अब ये वाला लाइन आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा प्यारा सा, इसके साथ ये पूरा पैसेज आपका होमवर्क है। इस पैसेज को अगर आप लोग, मैं मान के चलती हूँ, अगर आप लोग इसको भी 50 से 60% अगर आप लोग ये कर लोगे ना, आप लोग समझ जाओ ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। और अगर आप इतना कर लोगे तो समझ लो कि मेरी ये जो वीडियो है, मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई, क्योंकि आप लोग बहुत हद तक ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। नाउ इफ यू वांट कि मैम प्रेसी में भी कुछ बताओ, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एसे में भी बताओ ऑलरेडी बना रखा है, लेटर में भी बता रखा है, और आज आपका ये ट्रांसलेशन वाला भी बता दिया। ये होमवर्क का जवाब कमेंट बॉक्स में देना, और जरूर देना, नहीं तो अपने हैंड से खुद घर पे तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या आप लोग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कुछ परसेंट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, यानी अभी तक जो आप कर रहे थे उससे थोड़ा सा भी इंप्रूव हुआ है कि नहीं। अनदर सॉरी, आगे मैं फिर से बताती हूँ आपको अगेन,
अगर आप में से कोई बच्चा वन शॉट पीडीएफ चाहता है तो यहाँ पे टेलीग्राम पे है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश बाय निक्की 07 के नाम से टेलीग्राम है और यहाँ पे सारी पीडीएफ्स हैं। ये जो आज की क्लास है इसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगी। इफ यू वांट टू बाय आवर कोर्स तो आप लोग ये देख लेना, 149 में आपको 10 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल रहा है। अब जैसे मैंने ट्रांसलेशन बताया आपको, अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग यहाँ कर सकते हो, ठीक है। 10 टोटल ट्रांसलेशन वाली यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनलाइन ही है, यानी आपको ऑनलाइन कीबोर्ड के थ्रू ही देना है, ऑफलाइन नहीं है। बाकी सिलेक्शन लैब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं जुड़े हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आफ्टर दिस वीडियो जब आप लोगों ने 3-4 दिन तैयारी की है घर पे, तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट दिखा है आपको कि नहीं दिखा है। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।